हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम पीटी 365 सोशल इश्यूज की जो 2021 के लिए उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका लेक्चर नंबर 5 मतलब पार्ट 5 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करेंगे इसके पहले टॉपिक से जो कहता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए, यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने ई लॉन्च करा है ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल को, और नाम क्या है इसका? स्वास्थ्य। क्या नाम है? स्वास्थ्य। क्लियर है? और ये स्वास्थ्य पोर्टल जो है वो किसके लिए है? वो पोर्टल है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आइए थोड़ी डिटेल्स के बारे में इसमें जानते हैं क्या है क्या नहीं। ये एक ई पोर्टल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। ये ट्राइबल हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर है, जो यहाँ पे क्या देगा, सारी ही हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ट्राइबल पॉपुलेशन की हमारे देश के अंदर, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म में सब कुछ प्रोवाइड करेगा। एक जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगी। ये क्या करेगा? ये इट विल क्यूरेट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, रिसर्च ब्रीफ्स वगैरह सब कुछ करेगा। ये कलेक्ट जो करेगा अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, जो भी एविडेंस हैं, जो भी प्रूफ्स वगैरह मिले हैं, या जो भी एक्सपर्टाइज हैं, या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें यहाँ पे एक्सचेंज किया जा सके। ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स भी लॉन्च करे गए हैं, जैसे कि आपका नेशनल ओवरसीज पोर्टल एंड नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल। ये क्या है? ये लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पे अच्छी और ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता आ सके, साथ में इजी तरीके से, मतलब आसान तरीके से इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे जो है उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी हो सके शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स को लेके, समझे? टू ब्रिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड इजी इंफॉर्मेशन टू शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स। इतनी बात समझ में आ गई? उसके साथ ऑनलाइन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, जिसका नाम होगा एम्पावरिंग ट्राइबल्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये डिजिटल इंडिया के अंदर, ये डिजिटल इंडिया का जो हमारा मिशन है उसके अंदर रहेगा, ताकि यहाँ पे ये काम करेगा एम्पावर करने के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, और यहाँ पे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। साथ में आखिरी में ई न्यूज़ टेलर ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसका नाम होगा अलेख। ठीक है, ALEKH, अलेख। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे डेटा रिलेटेड टू ट्राइबल्स एंड ट्राइबल हेल्थ, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए 2011 का 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर जो है ये करीब 104 मिलियन है। जो अगर हम देखें तो ये करीब 705 ट्राइब्स में फैली हुई है, और करीब अगर हम कहें तो यहाँ पे 8.6% हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा भी है। समझे? मतलब देश की पॉपुलेशन जो टोटल है उसका 8.6% हो गया। दूसरी बात अगर हम कहें तो कितने लोग, करीब करीब 104 मिलियन लोग हो जाएंगे, और इसमें 705 समथिंग के ट्राइब्स हैं, जिसके अंदर ये सारे अलग अलग मतलब अलग अलग ट्राइब से लोग बिलोंग करते हैं। क्लियर है? मोर देन 90% जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है वो आज भी रूरल एरियाज में रहती है। और मध्य प्रदेश, ये बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कि मध्य प्रदेश जो है इसके पास हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है। ट्राइबल पॉपुलेशन हाईएस्ट है मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है उड़ीसा, और फिर आता है राजस्थान। इस तरह के एमसीक्यूज मैं डालती रहती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन भी कर लीजिए आराम से। खैर आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल्स की क्या चल रही है, उस बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लाइवलीहुड स्टेटस की बात करूं तो करीब 40.6% जो कि ट्राइबल का है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है। ठीक है, ये गरीबी रेखा के नीचे है, विज़ 20.5 जो है वो नॉन ट्राइबल्स के अंदर है। अब देखिए, लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़, अगर हम 2011 के सेंसस डेटा के हिसाब से देखें तो वो डेटा हमें दिखाता है कि टैप वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वगैरह की यहाँ पे इन लोगों को कमी है। साथ में ड्रेनेज फैसिलिटीज़ और क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है ये भी बहुत कम है इन ट्राइबल पॉपुलेशन के पास में। एजुकेशन गैप भी है, मतलब यहाँ पे बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है। ये मान लो आप 41% है, आपका जो शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है।
उसके साथ सेक्स रेशियो जो ट्राइबल्स के अंदर है वो पता है कितना है, 990/1000। ये है एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज जो कि 933/1000 है। मतलब यहाँ पे 1000 आदमी पे इतनी फीमेल्स अवेलेबल होना। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे अगर हम ट्राइबल हेल्थ की बात करें तो ट्राइबल जो है वो बहुत सारे, अगर हम कहें, ये ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज से जूझते हैं। अब ट्रिपल बर्डन क्यों है? देखिए सबसे पहला तो इसके अंदर ये आता है कि इनके अंदर कुपोषण होता है, मैल न्यूट्रिशन होता है, और कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं जैसे कि मलेरिया वगैरह, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, और साथ में HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, वायरल फीवर्स वगैरह, ऐसा कुछ होता है। अगर मैं आपको डेटा के हिसाब से बताऊं तो करीब 30% मलेरिया केसेस और साथ में 60% मौतें हो जाती हैं ट्राइबल्स की इससे। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स और लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज़ होना, रेस्पिरेटरी डिजीज वगैरह हो जाना। साथ में जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है इन द फॉर्म ऑफ सिकल सेल एनीमिया, जिसकी रेंज 1 से लेके 40% तक होती है। उसके साथ G6PD सेल रेड सेल एंजाइम डेफिशिएंसी, ये माना गया है कि कुछ ट्राइब्स में देखने को मिली है, जैसे कि आपकी एडियन हो गई, इरूला हो गई, पनियान हो गई, गोंड हो गई, इन सब में सब देखने को मिला है। और तीसरी दिक्कत है आपकी मेंटल इलनेस और एडिक्शंस की। तो यहाँ पे हम देखें तो NFHS3 के हिसाब से यहाँ पे 72% जो ट्राइबल मेन हैं, जो आदमी हैं ट्राइब्स के अंदर, जिनकी एज जो है वो 15 साल से लेकर 54 मतलब 15 to 54 ईयर्स है, यहाँ पे ये टोबैको का मतलब यहाँ पे ये तंबाकू का सेवन करते हैं, एज कम्पेयर टू ये सिर्फ 56% ही है नॉन ट्राइबल मेन में। उसके साथ कुछ दूसरे इंडिकेटर्स भी हैं जैसे कि परफॉर्मेंस रिलेटेड टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैटरनल मोर्टेलिटी, या फिर अडोलसेंट हेल्थ की बात करें, चाइल्ड मोबिलिटी की बात करें, या मोर्टेलिटी की बात करें, और अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करें, मतलब 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे जो जीवित रहते हैं, या मतलब इसके बीच में किसी की अगर मौत हो जाती है तो उसको बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी। तो इसकी बात करें तो इसकी इस सारी रेंजेस जो हैं वो हमारा नेशनल जो एवरेज है उससे अगर हम कंपेयर करें तो 10 से लेकर 25% तक आपको कम ही देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ट्राइबल्स के अंदर है वो 63.9 ही है, लेकिन नेशनल एवरेज क्या चल रहा है, 67 ईयर्स चल रहा है। तो यहाँ आप कमी देख सकते हैं ना। दूसरा, अगर हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट देखें तो यहाँ पे आपको 74 देखने को मिलेगा, लेकिन नेशनल एवरेज कितना है, 62 ही है। बाकी अगर हम देखें 50% जो अडोलसेंट जो शेड्यूल ट्राइब की लड़कियां होती, गर्ल्स होती हैं, ये अंडर वेट देखने को मिलती हैं। इनका BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है इनका, ये आपका 18.5 से कम ही आपको देखने को मिलेगा। और करीब 80% जो कि ट्राइबल चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, ये अंडर नरिश्ड हैं, मतलब, और ये अनीमिया मतलब इनके अंदर खून की कमी है। वाइल जो 40% हैं वो 5 साल से कम के जो ट्राइबल बच्चे हैं इंडिया के अंदर, वो स्टंटेड है। समझ रहे हो? तो ये कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अच्छा, कोई दूसरे इनिशिएटिव की बात कर लें ट्राइबल्स के लिए, तो पहला आता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। देखिए ये क्या चीज़ है, लाइवलीहुड और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का क्या एम होता है मालूम है? एम ये होता है कि हम यहाँ पे जो गरीबों की ज़िंदगी है उसे बदल के, यहाँ पे गरीब जो है, मार्जिनलाइज लोग हैं, ऐसे जो ट्राइबल फैमिलीज हैं, उनकी ज़िंदगी यहाँ पे हम बदल पाएँ नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो भी ट्राइब्स रहती हैं, जो पुअर हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी को हम बदल पाएँ। मेन फोकस कहाँ पे डाला जाता है इसके अंदर? इसके अंदर बच्चों ध्यान देते हैं सोशल मोबिलाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, कैपेसिटी बिल्ड करने को लेके। उसके बाद दूसरा जो है ध्यान देते हैं भाई इंटरवेन विद इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें जो है अच्छा खासा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा पुश करते हैं, पर जिस तरीके से यहाँ पे इनको पैसा कमाया जा सके, पैसा कमा सकें। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा गया इसको 4 स्टेट्स के अंदर, जिसमें कि एक थी अरुणाचल प्रदेश, दूसरी थी असम, तीसरी थी मणिपुर और चौथी थी मेघालय। और जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और साथ में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन तीनों का ही जॉइंट इनिशिएटिव है। उसके बाद दूसरी इनिशिएटिव की बात करें तो वो कहता है भाई प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ट्राइबल्स। ये क्या है बच्चों? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो जिनको ज़रूरत है, जो ऐसे शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है पढ़ने वगैरह की, तो उनको ये प्रोवाइड करा जाता है। ऐसी स्कीम, ऐसी जो है स्कीम को ये कक्षा
9 से लेके 10 के लिए है, मतलब 9-10 के लिए, क्लासेस 9 एंड 10 के लिए है। जो पढ़ रहे हैं क्लास 9 और क्लास 10th में, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं एसटी के, शेड्यूल ट्राइब के, तो उनके लिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब ये आती किसके अंदर है, नाम से एक बार और समझिए स्कीम का, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ट्राइबल्स। स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बच्चों ये है सपोर्ट करना पेरेंट्स को, जो माता पिता हैं आपके शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के, उनको सपोर्ट करना ताकि जो ड्रॉप आउट है वो कम हो जाए। मतलब जैसे स्कूल गया बच्चा, ठीक है, अब स्कूल गया, वहाँ पे थोड़े वक्त पढ़ा, उसके बाद स्कूल इसने छोड़ दिया, घर में बैठ गया या कुछ काम करने लगा, तो ड्रॉप आउट जो है ये कम हो। क्योंकि भाई अगर माँ बाप को बताओगे कि आपका बच्चा पढ़ेगा तो आगे कुछ रोशन करेगा, नाम रोशन करेगा, आपकी मतलब जो है आपकी लाइफ और संवारेगा, तो इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स को सपोर्ट करने की इसका ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि पार्टिसिपेशन शेड्यूल ट्राइब के बच्चों का प्री मैट्रिक स्टेज में और बढ़ा सके। उसके बाद जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो है ऑनलाइन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड एम्पावरिंग ट्राइबल्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है समझते हैं? इंटरैक्टिव और डायनेमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे अपडेटेड और रियल टाइम डिटेल्स दिखाता है कुछ 11 स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के हैं अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने के लिए। देखिए, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है उसका पार्ट होने के तौर पे कि वो काम करें कि किस तरीके से हम शेड्यूल ट्राइब्स को और ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं और एफिशिएंसी इनकी बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं सिस्टम के अंदर। और डेवलप किसके द्वारा किया गया है बच्चों? इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा डेवलप किया है। मोस्टली आप ये समझ लीजिए ट्राइब्स रिलेटेड काम जो होता है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही देखती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इनिशिएटिव आता है वो आता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बड़ा आपने सुना होगा ट्राइफेड। ठीक है, ये ट्राइफेड के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला तो ये है ट्राई फूड प्रोजेक्ट। क्या है, यहाँ देखिए स्क्रीन के ऊपर ट्राई फूड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है? जॉइंट इनिशिएटिव बच्चों है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का और ट्राइफेड का। क्या काम क्या है इसका? काम ये है कि इनकम्स जो कि ट्राइबल्स की हैं उसे बढ़ाएं। कैसे? बेटर यूटिलाइजेशन करके, वैल्यू एडिशन करके इनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जो ट्राइबल फॉरेस्ट गैदरर्स कलेक्ट करते हैं उसके, आप जानते हैं इनके लिए तो सब कुछ जो है वो फॉरेस्ट ही सब कुछ होता है, जंगल ही इनका घर है, जंगल ही इनका जीवन। तो यहाँ से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है कलेक्ट करते हैं उसके इनको अच्छे दाम मिल जाए, इसी से इनकी इनकम बढ़ जाएगी। फिर दूसरा ट्राइफेड का इनिशिएटिव ये है कि ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। क्या है ये इनिशिएटिव? जिसके थ्रू जो ट्राइफेड का एम है कि ये यहाँ पे ऑनबोर्ड करेंगे कुछ 5 लाख ट्राइबल प्रोड्यूसर्स को फॉर सोर्सिंग ऑफ वेरियस हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स के लिए। और ये कनेक्ट करता है ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को और आर्टिशंस को किसके साथ में पता है? ये नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के साथ में। फिर समझिए, जो ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं प्लस जो आर्टिशंस वगैरह हैं, इनको किससे कनेक्ट करेगा? कनेक्ट करेगा नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ में। और फर्दर ये इनेबल करेगा इनका इकोनॉमिक वेलफेयर, है ना, कि और इनका अच्छा हो, और साथ में साथ जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट है इसको ये लेकर आएंगे, भाई इनको पूरी तरीके से डेवलप करेंगे। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो ट्राइफेड का है वो है टेक फॉर ट्राइबल्स, जिसे सपोर्ट करी है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एम क्या है? कैपेसिटी को बिल्ड करना, साथ में यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की जो स्किल्स हैं उसको डालना इन लोगों में, है ना, ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स में, जो कि इनरोल्ड होंगे प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंदर। ट्रेनीज जो है वो करीब 30 दिनों का प्रोग्राम से गुजरेंगे। ये करीब मान के चलो कि आप 6 हफ्ते तक ये प्रोग्राम चलेगा लगभग। और यहाँ पे जो है ये ताकि हायर सक्सेस रेट मिल सके ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, तो क्या करा गया है इसके अंदर? इनेबल करा गया है, एम्पावर करा गया जाएगा इनको, ताकि ये अपना बिजनेस जो है बढ़िया से रन करें मार्केटेबल प्रोडक्ट्स के साथ में विद क्वालिटी सर्टिफिकेशंस। तो ये कुछ बात हमने करी। और लास्ट इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो वो बच्चों कहता है नमत बसाई। देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे स्पेलिंग लिखी हुई है नमत बसाई। तो नमत बसाई क्या है समझते हैं। केरला की जो सरकार है उसने एक यूनिक प्रोग्राम लेकर आई है कि ट्राइबल्स के बच्चों को पढ़ाया जाएगा इनकी मदर टंग में, ठीक है, जो भी इनकी मदर टंग है उनमें इनको पढ़ाया जाएगा। तो इसे क्या, नमत बसाई। तो ये हमने कुछ बात करी शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों एडल्टली पॉपुलेशन इन इंडिया के बारे में। तो जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा, समझते हैं। देखिए,
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करा है एक डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग ये कब से रहेगा? 2020 से लेकर 2030 तक के लिए रहने की बात है। और ये इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स जो कि 1 अक्टूबर को होता है, उस दिन इसे जो है वो लॉन्च किया गया है। अब देखिए, डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग 2020 से 30 के बीच वाला के जो बीच में जो रहेगा, इसे इंडोर्स करा गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। कब किया गया बच्चों? अगस्त 2020 में ही कर दिया गया था। अब यहाँ बात आती है कि हम जानते हैं कुछ हेल्दी एजिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो WHO है, उसके हिसाब से, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो जो हेल्दी एजिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डेवलप किया जाता है या मेंटेन करा जाता है फंक्शनल एबिलिटी को, दैट इनेबल वेल बीइंग इन ओल्डर पर्सन्स। अब फंक्शनल एबिलिटी क्या है? देखिए, फंक्शनल एबिलिटी क्या है कि भाई जैसे कोई बूढ़ा इंसान है, ठीक है, अब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी रहे कि वो अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें कर सके बुढ़ापे में भी, जैसे कि अपने बेसिक नीड्स जो है उसे पूरा कर सके, डिसीजंस ले सके, है ना, और चले, मतलब चल सके, यहाँ से वहाँ बैठा ना रहे, बहू चाय ले आओ, है ना, ये नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इंक्लूड करता है सारी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटीज एक इंडिविजुअल की, उसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ में, जैसे वो घर में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिटी से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, सब कुछ आएगा। फिजिकली वो कैसा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, सारी बातें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो हेल्दी एजिंग मतलब अगर आप बूढ़े भी आप हो रहे हैं तो भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है। उसके बाद देखिए कि जो ये हेल्दी एजिंग है ना, ये तो बाद में आया है हेल्दी एजिंग। इसके पहले क्या था? इसके पहले WHO का पुराना वाला फोकस था, जिसे हम लोग बोलते थे उस समय एक्टिव एजिंग। क्या कहते थे? एक्टिव एजिंग। अब ये एक्टिव एजिंग क्या था समझिए। देखिए, ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप 2002 में किया गया था। उसमें मतलब ये था, एक्टिव एजिंग का ऐसा प्रोसेस था कि जिससे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है डेवलप किया जाए हेल्थ के लिए, पार्टिसिपेशन और सिक्योरिटी को लेके, ताकि यहाँ पे जो क्वालिटी है इंसान की लाइफ की बुढ़ापे में, उसे अच्छा करा जा सके और अच्छी बनाई जा सके। और ये बेस किस पे था? ये मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2002 पे बेस था। और मैड्रिड प्लान ऑफ एक्शन ये क्या ऑफर करता है? ये ऑफर करता है एक बोल्ड न्यू एजेंडा कि किस तरीके से जो इश्यूज होते हैं बुढ़ापे के, मतलब एजिंग के 21st सेंचुरी में, उसे आप कैसे ही जो है वो हैंडल कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई मैड्रिड प्लान ऑफ एक्शन के बारे में। अब देखिए, सरकार ने कुछ और इनिशिएटिव भी लिए हैं जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 41 ये क्या कहता है कि सिक्योर करता है वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, राइट फॉर पर्सन्स इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट और जो भी अनडिजर्व्ड जो भी वांट है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात करें तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स, ये भी लाया गया सरकार के द्वारा, ताकि क्वालिटी जो कि बूढ़े लोगों में है उसकी उनकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाए, और कैसे? उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करके। तीसरा, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली जो है उसे भी लाया गया था, कई सारे लेवल्स पे लाया गया था प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स में। उसके बाद मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट भी लाया गया था 2007 में। और इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी जो है, जिसके अंदर जो सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है पेंशन के फॉर्म में दी जाती है बूढ़े लोगों को। उसके बाद राष्ट्रीय वायुश्री योजना, जिसके अंदर एड्स और असिस्टेंस दी जाती है, लिविंग डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड, मतलब एड्स एंड असिस्टिव लिविंग डिवाइस आर प्रोवाइडेड टू सीनियर सिटीजन्स जो कि BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी के होते हैं। और आखिर में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना काफ़ी फेमस रही थी। ये सोशल सिक्योरिटी देती है ड्यूरिंग ओल्ड एज। इसे इम्प्लीमेंट करा गया LIC ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये कुछ हमने बातें करी। अब आपके माइंड में आया होगा कि भाई क्या हालत चल रही है, क्या स्टेटस है हमारे इंडिया का, ये एडल्टली पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है, कितने बूढ़े लोग हैं, क्या है क्या नहीं, आइए समझते हैं। देखिए, पॉपुलेशन सेंसस 2011 के हिसाब से यहाँ पे करीब 104 मिलियन करीब एडल्टली पर्सन्स हैं, जिनकी एज जो है वो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है हमारे देश के अंदर, जिसमें कि 53 मिलियन फीमेल्स देखने को मिलेंगे और 51 मिलियन जो है इसमें से मेल्स हैं। अब देखिए, 71% जो बूढ़े लोग हैं, जो बूढ़े एडल्टली पॉपुलेशन है, ये गांव में ही रहती है, रूरल एरियाज में ही रहती है, वाइल ये 29% जो है वो अर्बन एरियाज में आ जाते हैं। अब जो
ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो है, ये बढ़ा है, मतलब ये 10.9% था 1961 में, मतलब उस समय लोग अपने में बहुत सशक्त थे, लेकिन ये हो गया बढ़ के 14.2% देखने को मिला 2011 में फॉर इंडिया एज अ होल। तो ठीक है, ये चीज़ देखने को मिली हमारे अंदर, ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ पे बढ़ गया। डिपेंडेंसी रेशियो जानते हैं क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो ये एक एज पॉपुलेशन रेशियो है ऑफ दोज टिपिकली नॉट इन अ लेबर फोर्स, द डिपेंडेंट पार्ट एंड दोज टिपिकली इन द लेबर फोर्स द प्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे रेशियो क्या निकालेंगे कि जो यहाँ पे टिपिकली लेबर फोर्स में नहीं है और साथ में जो टिपिकली यहाँ पे लेबर फोर्स में हैं, समझ रहे हो, नहीं है तो है, इसका जो हम रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाता है यहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, अब ये मेजर क्या करते हैं कि भाई कितना जो है प्रेशर है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन पे। अब एक बात बताओ कि जैसे मान लो कि कुछ ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, बुढ़ापे में भी काम कर रहे हैं, अपने अपने चीज़ों को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो जिस तरह का काम कर रहे हो, ठीक है, और कुछ हैं वो बैठे हैं बहू चाय ले आ, तो देयर इज अ डिफरेंस नो। तो ये एक तरीके से प्रोडक्टिव बंदा हुआ जो काम कर रहा है, और ये क्या हुआ, ये कुछ नहीं कर रहा है, खाली बैठा हुआ है, तो ये एक तरीके से डिपेंडेंट है इस पे। तो कितना प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए कि कितना प्रेशर एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन पे है, इस डिपेंडेंसी रेशियो का यूज करा जाता है। केरला के अंदर सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन है बूढ़े लोगों का, इनकी पॉपुलेशन में करीब 12.6% बूढ़े लोग हैं, जो कि आपके साउथ के पिक्चरों में देखने को मिल जाते हैं, और लीस्ट प्रपोर्शन आपको दादर एंड नागर हवेली में देखने को मिलेगा, जो कि 4% है, जहाँ कम लोग होंगे वहाँ कम ही होगा। खैर, इंडिया के साथ में अगर हम देखें तो एडल्टली पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, सरकार तरीके निकाल रही है नए नए किस तरीके से हम जो है वो हमारा जो सिल्वर इकोनॉमी का आइडिया है उसे हम प्रमोट करें, कैसे हम रेजिडेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बढ़ाएं, अब अलग अलग ग्रेड्स की सीनियर सिटीजन्स के लिए कैसे कर सकते हो आप, कैसे बढ़ा सकते हो आप, सरकार अकेले तो कर नहीं सकती सब कुछ, तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बढ़ाया जाए फॉर डिग्निफाइड और सेफ एजिंग एक्सपीरियंस, ताकि भाई बुढ़ापे में भी सर उठा के चलो वाला सीन हो सके। अब सिल्वर इकोनॉमी क्या है, बड़ा ही अलग वर्ड मैंने बोल दिया। देखिए, सिल्वर इकोनॉमी को आप डिफाइन कर सकते हो एज द मार्केट दैट इज बीइंग डेवलप्ड अराउंड द नीड्स ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन विद अ फोकस ऑन इनोवेशन। मतलब एक ऐसी मार्केट जो डेवलप हुई है जिसके कि जो भी बूढ़े लोगों की ज़रूरत है उस हिसाब से मार्केट जो डेवलप हुई हो और फोकस उसका इनोवेशन पे हो, इसे हम लोग सिल्वर कहते हैं ना, ये बूढ़े आदमी के बाल ग्रे नहीं होते, सिल्वर वो सॉरी ग्रे हो जाते हैं, तो ग्रे को कहीं ना कहीं तो आप जो है सिल्वर से कर लो, मिला लो, और सिल्वर किसके लिए हो जाएगी, सिल्वर इकोनॉमी बूढ़े लोगों के लिए हो जाएगी, बस इतना सोच लो। उसके बाद मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का जो ये था, ये क्या था समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सरकार के कुछ कदमों में ये एक्ट भी था। तो एक्ट यहाँ पे इंश्योर कराता है नीड बेस्ड मेंटेनेंस पेरेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और उनके वेलफेयर के लिए। मतलब यहाँ पे एक्ट कहता है कि भैया जो उनकी ज़रूरत है उस हिसाब से उनको मेंटेनेंस देना चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे जो भी घर में बूढ़ा रहने वाला व्यक्ति हो, ताकि उनका वेलफेयर रहे। क्लियर है? इस ऐप के कुछ फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहला है इसके लिए चिल्ड्रन की बात करें अगर, तो इसमें चिल्ड्रन में सन आता है, इसकी डेफिनेशन में डॉटर आती है, ग्रैंड सन भी आएगा, ग्रैंड डॉटर भी आएगी, मतलब यहाँ पे बेटा बेटी पोता पोती, ठीक है, या मतलब नाती नातिन जो भी हो जाएगा। उसके बाद पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स का मतलब हो गया फादर और मदर, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो अडॉप्टिव हो, चाहे वो स्टेप फादर हो, स्टेप ब्रदर हो, सब कुछ, सौतेली अम्मा सौतेला पप्पा हो, चाहे वो अडॉप्ट करा गया हो या पे ओरिजिनल अपने खुद के हो, ठीक है, बायोलॉजिकल हो, सब तरह के पेरेंट्स इसके अंदर आते हैं। रिलेटिव की बात करें अगर, तो रिलेटिव का मतलब होता है कोई भी लीगल हेयर ऑफ अ चाइल्ड लेस सीनियर सिटीजन हु इज नॉट अ माइनर एंड इज इन पोजेशन ऑफ और वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। मान लो ये बुढ़ा बढ़िया है या कोई भी है इनमें से, ठीक है, अब इनका कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो माइनर ना हो, मतलब उसकी उम्र 18 साल से कम ना हो, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो ऐसा होगा कि भैया ये लीगल हेयर है सबसे पहले तो इनका, और दूसरी बात कि इनके मरने के बाद प्रॉपर्टी इसी की होने वाली है, तो ये रिलेटिव कहलाएगा इस केस में। क्लियर है कि यहाँ पे उसको पोजेशन मिल जाएगा प्रॉपर्टी का आफ्टर हिज डेथ। उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस इसके अंदर कहा गया है कि इसमें प्रोविजन है फूड की, क्लोथिंग की, रेसिडेंस की और मेडिकल अटेंडेंस की, साथ में ट्रीटमेंट की, ताकि ऐसा जो पेरेंट है जो है वो नॉर्मल जिंदगी को जी सके। उसके बाद अगर हम मेंटेनेंस ऑर्डर की बात करें इसके अंदर, तो वो कहता है कि अपर लिमिट ऑन मेंटेनेंस फी जो कि आपकी 10,000 है, इस एक्ट के अंदर लगाई गई है।
उसके बाद डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट की बात करें तो चिल्ड्रन या फिर रिलेटिव जो यहाँ पे जिनको मेंटेनेंस देना चाहिए, शैल डिपॉजिट द अमाउंट विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ अनाउंसिंग द ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। मतलब जब से ट्रिब्यूनल ऑर्डर अनाउंस करेगी तब से लेके 30 दिनों के भीतर जो चिल्ड्रन है या फिर रिलेटिव है जिनको मेंटेनेंस देना चाहिए उसे ये अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद अपील्स की अगर हम बात करें तो देखिए, कोई भी सीनियर सिटीजन या फिर पेरेंट जैसा भी केस हो, ठीक है, अग्रीव्ड है अगर बाय एन ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल, अगर मान लीजिए कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है उसके ऊपर, तो विद इन 60 days 60 दिनों के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जब से ऑर्डर निकलेगा तब से देखिए 60 दिनों के भीतर यहाँ पे एक अपील कर सकता है टू द एपिलेटेड ट्रिब्यूनल। ठीक है, और उसके बाद आखिरी में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन बिल 2019 का जो है, इसको भी लोकसभा के अंदर लाया गया था, जो 2007 वाले इस एक्ट को अमेंड करने के लिए यहाँ पे चला आया था। फिर आता है नेक्स्ट जो कहता है नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर फॉर द एडल्टली। ये क्या है? ये एक आर्टिकुलेशन, मतलब आप कह लो जॉइंट है, कपल है आपका इंटरनेशनल और नेशनल कमिटमेंट का सरकार की, जो कि इन्विसाज है अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी UNCRPD को लेके, साथ में नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स जो कि अडॉप्ट की गई थी 1999 में। और उसके बाद सेक्शन नंबर 20 जो कि आपका मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 का, जो कि डील करता है जो कि प्रोविजंस होगी मेडिकल केयर को लेके सीनियर सिटीजन्स के। दूसरी बात कि ये प्रोवाइड करता है इजी एक्सेस प्रमोशनल प्रिवेंटिव क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज का एडल्टली पर्सन्स को, कैसे? कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच देके। उसके बाद यहाँ पे कोर स्ट्रैटेजी जो है वो बेस्ड होगी प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच पे, जिसमें आपका डोमिसिलरी विजिट, मतलब विजिट्स वगैरह जो होती हैं आपकी ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा जो भी होती हैं वो यहाँ पे होंगी। उसके बाद देखिए आखिरी में कुछ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में जान देते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया लासी वेव 1 इंडिया की रिपोर्ट क्या रही है, ज़रा समझते हैं इसके अंदर। आइए देखिए, लासी is a full scale national survey of scientific investigation of the health। मतलब जो लासी है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, ये एक फुल स्केल नेशनल सर्वे है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें कि हेल्थ का, इकोनॉमिक की, सोशल डिटर्मिनेंट्स और साथ में कॉन्सिक्वेंसेस जो कि पॉपुलेशन एजिंग के हैं हमारे देश के अंदर। इसको रिलीज करा गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और इसने क्या पता लगाया वो देखते हैं। फाइंडिंग्स क्या रहे इसकी? ग्रोइंग एट अराउंड 3% एनुअली, मतलब 3% से हर साल बढ़ रहे हैं बूढ़े लोग जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है। ये माना जा रहा है कि 319 मिलियन हो जाएंगे, 319 मिलियन हो जाएंगे बढ़ के 2050 में। अभी क्या है, 103 मिलियन रहे थे ये 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब उनमें से भी देखिए करीब 2 में से 1 है ना, मियाँ बीवी अगर है, दोनों में से एक जो है उसको कोई क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहा हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 27% जो कि एडल्टली हैं, जो बूढ़े लोग हैं, इनको मल्टीपल मॉर्बिडिटीज होती हैं। करीब 40% जो है इनको डिसेबिलिटी होती है, 20% को इश्यूज़ होती हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो ये सब दिक्कतें बुढ़ापे में देखने को मिलती हैं। लोग जो 45 साल 45 ईयर्स की एज से ऊपर है हमारे भारत के अंदर, इनका एवरेज पर कैपिटा इनकम 44,901 देखने को मिलती है, इतने रुपीस है। और थर्ड ऑफ देम सफ़र फ्रॉम हाइपरटेंशन, इनमें से हर तीसरा आदमी जो है उसे हाइपरटेंशन की बीमारी है ना, बीपी वगैरह जो होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तभी आप देखते हैं हार्ट अटैक के केसेस कितने सारे आते हैं। और साथ में 78% जो कि बूढ़े लोग हैं वो ना ही कोई पेंशन पा रहे हैं, ना ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे पाएंगे। तो ये कुछ हमने बात करी एडल्टली पॉपुलेशन को लेके हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है मैनुअल स्कैवेंजिंग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसके लिए आप एससी वगैरह हो चीज़ें हो, इस टॉपिक को हमेशा प्रिपेयर करके चलिए, क्योंकि ज़्यादातर ये न्यूज़ में रहता है और सालों साल से रह रहा है। जानते हैं न्यूज़ में अभी क्यों है फिलहाल। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। क्या करा है? सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ये करीब 243 सिटीज़ में करा गया है पूरे देश के अंदर, ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म किया जा सके 2021 तक। समझ रहे हैं बात को? अब हम जानेंगे न्यूज़ के बारे में कुछ एक बार।
देखिए इस कैंपेन के अंदर क्या होगा कि सीवर वगैरह हो गया, सेप्टिक टैंक्स वगैरह हो गए, जो कि आपके 243 सिटीज़ में हैं, इनको प्रॉपर मैकेनाइज़्ड करा जाएगा। मतलब और साथ में यहाँ पे हेल्पलाइन वगैरह भी बनाई जाएगी, अगर कोई कंप्लेन वगैरह होती है कि अगर कहीं पे मान लीजिए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि बच्चे जब सीवर वगैरह लाइन के अंदर बंदा जाता है ना, आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, आस-पास भी देखा होगा कि गटर के अंदर इंसान उतर रहा है और तब वो साफ कर रहा है, तो गलत है ना भाई, राइट टू इक्वालिटी के भी अगेंस्ट है। तो ये यहाँ पे ये जो उतर रहा है, इससे इसकी जान को खतरा है, सब कुछ खतरा है। तो अगर इस बारे में किसी ने, इसे कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, अगर इसे यहाँ पे जो है कंप्लेन कर दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पलाइन होगी, इसके लिए रजिस्टर करेगी कंप्लेन ये ऐसी किसी भी कांड के अगेंस्ट। उसके बाद सिटीज़ जो है वो यहाँ पे ख़त्म करेंगी, जो सिटीज़ विल रीच द एंड रिजल्ट विल रिसीव प्राइज मनी। जो यहाँ पे सिटी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर देगी अपना इस मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो उसको प्राइज भी मिलेगा। साथ में इसका मिशन ये है कि किसी भी तरीके से किसी भी इंसान की ज़िंदगी को खतरा ना हो, किसी भी इशू के कारण, जैसे कि आपका हज़ार्डियस क्लीनिंग, कोई ऐसा चीज़ वो साफ़ कर रहा था जिससे उसकी मौत हो गई, जैसे सीवर वगैरह है, सेप्टिक टैंक वगैरह है ना, बेचारे मान लीजिए कुछ भी हरकत हो गई जो है उससे मर गए, तो ये नहीं होना चाहिए। मेजर जो है पार्ट स्वच्छ भारत अभियान का है, क्लीन इंडिया इनिशिएटिव का है। अब यहाँ थोड़ा-सा है कि देख लीजिए स्टेटस क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग का। यहाँ देखिए कि करीब हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्राई एंड सर्विस लैट्रिन्स उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। लोग एंगेज जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर वो 54,130 लोग देखने को मिलेंगे। हाउस होल्ड जो एंगेज है मैनुअल स्कैवेंजिंग में फॉर अ लाइवलीहुड, ये करीब 1,80,657 हाउस होल्ड हैं अकॉर्डिंग टू SECC 2011। और सीवर डेथ कितनी हुई है, करीब 1870, 1870 सीवर डेथ रिपोर्ट करी गई है 1993 से लेकर 2019 के बीच में, मैक्सिमम जिसमें कि तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलती हैं। अब देखिए कुछ क्लियरली बात कर लेते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में। क्या है ये? देखिए ये ऐसी प्रैक्टिस है मैनुअल क्लीनिंग की, मतलब जब इंसान यहाँ पे खुद ही क्लीन कर रहा है किसी का ह्यूमन एक्सक्रीटा को, ठीक है, ये पॉटी वगैरह जो है वो क्लीन कर रहा है कोई इंसान फ्रॉम अ सर्विस या ड्राई लैट्रिन से। आपने पहले ज़माने में अपने माता पिता के थ्रू भी हो सकता है सुना हो, या आपने सुना हो कि भाई यहाँ पे पहले क्या होता था कि पहले वहाँ पे वो सब नहीं होते थे, क्या कहते हैं, फ्लैश वगैरह नहीं होते थे, तो बंदा कहीं पे जाता था, ऐसे ही एक बना होता था, वहीं पे ही पॉटी वगैरह करते थे और लैट्रिन करते थे, और वहीं पे जाके फिर दूसरा इंसान आके उसको उठा के लेके जाता था। तो ये चीज़ तो गलत है ना। तो ये होती है मैनुअल स्कैवेंजिंग। और स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, क्रॉल इनटू द ड्राई लैट्रिन एंड कलेक्ट द ह्यूमन एक्सक्रीटा। ये मैं बता रही हूँ, जैसे कि ड्राई लैट्रिन में जाते हैं, जो भी पॉटी है, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है, उससे वहाँ से कलेक्ट करते हैं, अपने हाथों से लेते हैं, कैरी करते हैं इसको अपने सर पे एक कंटेनर में, और उसके बाद कहीं जाके इसको डिस्पोज करते हैं। तो ये एक ह्यूमन का एक्सक्रीटा उठा रहा है इसके अंदर। और सर्विस और ड्राई लैट्रिन क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है ना। ये एक ऐसी तरह की टॉयलेट है जो वाटरलेस है, जहाँ पे आपको पानी नहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम दी बकेट्स, सेसपूल्स, या आप कह सकते हो मैनुअली, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे ऐसा कुछ बना रखा है, उसमें पॉटी 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 गिर रही है, समझे। अब बात करेंगे कुछ की प्रोविजंस के बारे में, जो कि आपकी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंदर आती हैं। तो ये क्या है की प्रोविजंस के अंदर, समझिए। सबसे पहला तो ये कि ये प्रोहिबिट करता है कि आप मैनुअल स्कैवेंजर के तौर पे किसी बंदे को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। मैनुअल क्लीनिंग सीवर की नहीं करा सकते, सेप्टिक टैंक की नहीं करा सकते, बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के, कि भैया इनकी जान को खतरा ना हो सीवर को साफ करते वक्त या सेप्टिक टैंक को साफ करते वक्त। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स ऑफेंसेस, ये कग्निसेबल है और नॉन बेलेबल रहेंगे, बात समझ, इसमें बेल नहीं होगी आपकी। दूसरी बात कि इसके अंदर प्रोविजन दी गई है, प्रोवाइड डेफिनेशन एंड ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। इसके अंदर ये है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की डेफिनेशन प्रोवाइड करिए कि हर तरीके का अगर मैनुअल रिमूवल, मतलब इंसान खुद रिमूव कर रहा है ह्यूमन एक्सक्रीटा को, जैसे कि ओपन ड्रेन से, पिट लैट्रिन से, किसी सेप्टिक टैंक से, मेन होल से, या फिर कोई एक्सक्रीटा निकाल रहा है रेलवे ट्रैक से, तो सब कुछ ये मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर आएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे फॉर रिहैबिलिटेशन के लिए बात करें तो इनिशियल वन टाइम कैश असिस्टेंस दी जाएगी, मतलब एक स्टार्टिंग में कि एक बार ये कैश वगैरह दिया जाएगा मैनुअल स्कैवेंजर को। उसके बाद स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी मैनुअल स्कैवेंजर्स को, और साथ में वन ऑफ द अडल्ट फैमिली मेंबर्स या फिर लाइवलीहुड को यहाँ पे पैसा, मतलब एक जो वहाँ का जो सबसे बड़ा फैमिली मेंबर होगा, जो पूरे घर का देख रेख रखता होगा, उसको कुछ जो है लाइवलीहुड के लिए कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जैसा कुछ है वो दिया जाएगा। उसके बाद ये कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी
मैनुअल स्कैवेंजर कहाँ है, कैसे हैं लोकल, मतलब कहाँ है, कौन है मैनुअल स्कैवेंजर, कौन ऐसा काम करता है, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो लोकल अथॉरिटी के पास होगी, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी हो गई या फिर पंचायत हो गई या कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया या फिर रेलवे अथॉरिटी हो गई। क्लियर है। अब सेक्शन 8 जो इस एक्ट का है उसके हिसाब से एक ऐसा पर्सन जो इसको वायलेट करेगा, मतलब जो सब कुछ जानने समझने के बाद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाएगा, तो ये यहाँ पे पनिशेबल होगा, इसको जेल हो सकती है 2 साल तक की, या इस पे 12 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और कोई सब्सिक्वेंट वायलेशन होता है तो यहाँ पे जेल और बढ़ सकती है, 5 साल और यहाँ पे जेल हो सकती है, बढ़ सकती है, और फाइन भी ऊपर जा सकता है, फाइन भी करीब 15 लाख रुपए तक का लगाया जा सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। समझ गए। एक्ट के अंदर यहाँ पे कुछ प्रोविजंस भी हैं रिहैबिलिटेशन को लेके आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर्स की, जैसे कि इनिशियल वन टाइम कैश असिस्टेंस दी जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में एक बार जो है कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी। दूसरी बात, स्कॉलरशिप दी जाएगी बच्चों को जो कि मैनुअल स्कैवेंजर के होंगे। तीसरी बात कि इनको रेजिडेंशियल रहने के लिए प्लॉट दिया जाएगा, कुछ पैसा दिया जाएगा ताकि घर वो लोग बना सकें और यहाँ पे उस घर में ये पहुँच सकें। उसके बाद ट्रेनिंग दी जाएगी लाइवलीहुड स्किल में, जिसमें पेमेंट स्टाइपेंड का दिया जाएगा, एटलीस्ट ये मान लो कि 3,000 रुपये पर महीना तो मिलेगा ही मिलेगा स्टाइपेंड के तौर पे। और आखिरी में प्रोविजन सब्सिडी के लिए है, अलॉन्ग विद कंसेशनल लोन्स, है ना, टू एटलीस्ट वन अडल्ट मेंबर, ये कंसेशन लोन्स वगैरह भी दिए जाएंगे एटलीस्ट एक जो अडल्ट मेंबर होगा फैमिली का उसको। अब उसके बाद देखिए क्या मेजर्स लिए गए हैं अभी तक इंडिया के अंदर, तो उसके बारे में अगर आपको बात बता दूं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल या इंस्टीट्यूशनल मेजर की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में सबसे पहला सैनिटेशन इन अ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आप जानते हैं कि 3 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है यूनियन लिस्ट वगैरह के, और एक होते हैं आपके मतलब सब्जेक्ट वगैरह के नहीं, मतलब एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट लॉ बनाती है, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉ बना सकते हैं, तो इसमें डीप में नहीं जाएंगे, मतलब ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिए सैनिटेशन जो आता है, सफाई वफाई करना, ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे इंडिया का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे अनटचेबिलिटी आप जानते हैं उस पर रोक लगाता है। हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है कि भैया अनटचेबिलिटी पे रोक लगाता है ये, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो 1955 का है, ये भी रोक लगाता है कि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते, किसी पे प्रेशर नहीं बना सकते कि आप यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग करिए, मतलब आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आओ और हमारे यहाँ गटर साफ करो या हमारी जो है वो लैट्रिन उठाओ, ये आप नहीं कह सकते, ठीक है। किस एक्ट के अंदर? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंदर। तीसरी बात ये कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 का जो है ये क्यों लाया गया था? ये लाया गया था बनाने के लिए यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को जो देखेंगे मैटर्स में, जो भी सफाई कर्मचारी के वेलफेयर को लेके मैटर्स हैं उनमें ध्यान देंगे। चौथी बात, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1993 में, ठीक है। जिस ईयर में पैदा हुई हूँ उसमें बहुत ही अच्छे काम हुए, आप देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए डिक्लेयर करता है ये बात, ये एक्ट कहता है कि जो एम्प्लॉयमेंट होगा मैनुअल स्कैवेंजर्स का और जो ड्राई लैट्रिन का कंस्ट्रक्शन होगा ये पनिशेबल होगा, और फाइन और इसमें इम्प्रिजमेंट, मतलब आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और आप जेल के अंदर भी जा सकते हैं। सुपरसीडिंग द एक्ट, मतलब इसके बाद यहाँ 1993 का जो एक्ट था इसके ऊपर आया यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स, मतलब मैनुअल स्कैवेंजर के तौर पे आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये वो एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 का ये एक्ट आया 1993 के बाद वाला, जो यहाँ पे क्या कहता है भाई, ये अभी तक तो ड्राई लैट्रिन के बनाने पे रोक थी, ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का आप अगर जो है क्लीनिंग करवा रहे हो इन सैनिटरी लैट्रिन्स की, ओपन ड्रेन्स की या पिट्स की, तो सब कुछ इसके अंदर कवर कर रहा है ये वाला एक्ट, और किसी भी तरह से आप ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और आखिरी में यहाँ पे नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भी 1997 में बनाया गया था, और इसका काम ये था कि देखेगा किस तरीके से प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, किस हद तक हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, और ये सारी बातें।
अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इतना सुन चुके हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। बच्चों, इसका कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक चेयरमैन देखने को मिलते हैं। इनका रैंक और स्टेटस यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट्स का होता है। इसके अंदर और 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें आपको एक लेडी मेंबर देखने को मिलेगी, जिसकी रैंक और स्टेटस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी, और उसके साथ यहाँ पे सेक्रेटरी भी होंगे, जो कि इनकी रैंक जॉइंट सेक्रेटरी की होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। उसके बाद 2004 के बाद क्या हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को जो है, ये यहाँ पे एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे काम करने लगी। पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब यहाँ पे एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई थी, जैसे हमने बताया भी आपको किस एक्ट के थ्रू। उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है, और टेन्योर एक्सटेंड करा जाता है थ्रू गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, मतलब करा गया है अभी फिलहाल मार्च 2022 तक के लिए। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद भाई आती है कुछ सैनिटेशन स्कीम जो चलाई गई हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स स्कीम 1969 की है ये। दूसरी बात, टोटल सैनिटेशन कैंपेन 1999 की है, जिसका नाम निर्मल भारत अभियान रखा गया। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, जो कि सन 2014 का है ना। और उसके बाद कुछ रिहैबिलिटेशन स्कीम भी लाई गई, जैसे कि नेशनल स्कीम फॉर लिबरेशन ऑफ स्कैवेंजर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स, ये 1992 की है। दूसरा, स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये 2013 में रिवाइज करी गई। अब देखिए, सिविल सोसाइटी या फिर कोई दूसरे इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला अगर आपको बताऊं तो सफाई कर्मचारी आंदोलन 1995 का, ये करंटली स्पेयरहेड करा जाता है बाय विल्सन बेजवाड़ा। और 2002 की बात है, 2002 की बात है, जब राष्ट्रीय गरिमा अभियान को लाया गया था। इसमें क्या है, इसमें करीब 30 तरह के कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कि करीब 13 स्टेट से हैं। इन सब का गठबंधन है ये, और इन सब ने मिलकर एक कैंपेन चलाया था ताकि मैनुअल स्कैवेंजर्स को इनकरेज करें कि वो खुद ही अपनी जो ये काम करते हैं, गंदा काम है ये, इसे खुद ही छोड़ दें। और उसके बाद ये बहुत ही फेमस रहा था अभी, है ना, साल 2 साल से काफ़ी है, बंदी कूट। बंदी कूट ये क्या है, ये स्पाइडर शेप का रोबोट है केरला के अंदर, जो मेनहोल और सीवर्स वगैरह को साफ करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कहता है सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड के बारे में, SHF के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले समझते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च करा है सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड को, मतलब SHF को। अब बात जाने ये क्या है। ये ग्लोबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये पैसा प्रोवाइड कर रहा है, फंडिंग दे रहा है कंट्रीज को, जिन कंट्रीज के पास सबसे ज़्यादा बर्डन डिजीजेस का है ना, कि भाई सैनिटेशन की कमी की वजह से, सफाई वगैरह की कमी की वजह से बहुत बीमारियां जिन कंट्रीज में फैल रही हैं, है ना, तो वहाँ पे ये जो है फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ये पैसा वगैरह देता है, फंडिंग वगैरह देता है। सैनिटेशन सर्विस और लीस्ट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, ऐसी जो कंट्रीज हैं उनको यहाँ देता है। एम ये है कि यहाँ पे करीब $2 बिलियन को का करीब रेस करें ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स टू सपोर्ट द एफर्ट्स, मतलब यहाँ पे जो है करीब $2 बिलियन तक रेस करा जाए, पैसा जो है निकाला जाए, कहीं से कलेक्ट करा जाए अगले 5 सालों में, ताकि इन कदमों को जो एफर्ट्स हैं उसे सपोर्ट करा जाए। होस्ट करा जाता है यूएन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज के द्वारा इसको। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हाउस होल्ड सैनिटेशन, मतलब घर में जो भैया सफाई वफाई एक्सपैंड करी जाए और अच्छे से हो। मेंस्ट्रुअल हेल्थ हो, हाइजीन हो, जानते हैं आप गांव वगैरह में पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों को बहुत बीमारी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्षय कुमार का ऐड भी आता है जब आप मूवी देखने जाते हैं, तो ये चीज़ मेंस्ट्रुअल हेल्थ इंश्योर इससे हो कि मतलब साफ चीज़ें यूज़ करें, है ना, सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज़ करें। उसके साथ सैनिटेशन और हाइजीन स्कूल्स में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में प्रोवाइड करा जाए, और इनोवेटिव सैनिटेशन सोल्यूशन दें, मतलब किस तरीके से आप नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है अच्छे अच्छे तरीकों के साथ आप सफाई कर सकते हो। पहले क्या था, WHO का यहाँ पे वॉश स्ट्रैटेजी थी, जो कि 2018 से लेकर 25 तक के लिए थी, ये अडॉप्ट करी गई थी, जो बताती थी किस तरीके से WHO जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा अपना इम्पैक्ट, कैसे इंट्रोडक्शन करके, मतलब ला के ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोचेस को, जिससे मतलब बदलाव आए, टैकल करने के लिए न्यू रिजल्ट एरियाज, जैसे कि वॉश वगैरह आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। इतनी बात समझ में आई। आखिरी में कुछ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी SBMA लॉन्च करा गया इसको जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। ये एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड
ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें यहाँ पे ओपन डेफिकेशन, ये किस पे यहाँ पे है, इसमें विद मॉड्यूल्स ऑन ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्रोग्राम। ये जानते हैं खुले में शौच ना करना, ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री के बाद कई सारे और प्रोग्राम्स आए, प्लस आए, प्लस प्लस आए। तो यहाँ पे प्लस जो ODF प्लस है, ये एक ODF प्रोग्राम का ही एक्सटेंशन है। जैसे मैंने बताया ODF पहले आया था, उसके बाद ODF प्लस आया, मिनिस्ट्री आपका अंडर दिस स्वच्छ भारत मिशन। ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई यहाँ पे सस्टेन करिए ODF प्रोग्राम को, और यहाँ पे टेकअप करिए सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को। मतलब यहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसे भी प्रॉपर तरीके से किया जा सके। अब देखिए, स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी यहाँ पे कैपेसिटी बिल्ड करेगी, है ना, जो भी ज़रूरत होती है, आपकी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है स्वच्छ ग्रहीस को, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को, NGOs को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, या दूसरे जो भी आपका फेज 2 जो कि स्वच्छ भारत मिशन का है, उससे रिलेटेड है, उन सबको यहाँ पे मदद दी जाएगी। और आखिरी में आती है ये स्वच्छता अभियान ऐप। ये क्या है? इसे देखिए लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, और ये देखेगी, आइडेंटिफाई करेगी, जानेगी, समझेगी, जियोटैग करेगी डेटा जो कि इन सैनिटरी लैट्रिन्स का है और मैनुअल स्कैवेंजर्स का है। जियोटैग का मतलब आप जानते होंगे बच्चों, आपके मोबाइल में भी आजकल काफ़ी आ रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपने यहीं से अपनी जियो टैगिंग करी, तो आपकी लोकेशन यहाँ की जो है वो आपकी पिक्चर के साथ में टैग हो जाएगी। तो ये पता लगाएगी कि कहाँ कहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है, या कहाँ कहाँ इनसैनिटरी लैट्रिन्स है, और इसी के थ्रू यहाँ पे इनसैनिटरी लैट्रिन्स को जो है वो रिप्लेस करा जाएगा सैनिटरी लैट्रिन्स से, और साथ में जो भी मैनुअल स्कैवेंजर है उनको भी रिहैबिटेट किया जाएगा, मतलब रीसेटल किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा होता है ये part be complete. So if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surf IAS, and if you want to follow us on any other social media platform, link is in the description. Along with this, you can watch these videos on Facebook also, just like the page Surf IAS, and watch these videos there. And also you can go for one daily real question for Instagram, and of course you can support me in my work by pressing the join button, and you can also enjoy the various perks with this. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.